सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आज मैं आपको ना कोई टॉपिक नहीं करवाऊंगी, बल्कि मैं आपको जो भी आपके सिलेबस में है चीजें उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें ना थोड़ा पता होना चाहिए कि हमें पेपर में पढ़ना क्या है। ठीक है। और ये जो पेपर है आपका, ये पेपर आपका सबसे अच्छा पेपर है और इजी पेपर है। सबसे अच्छा और इजी क्यों है? क्योंकि इसमें इस पूरे पेपर में 70 to 80% चीजें ऐसी हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, है ना। उसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, और पढ़ा भी अभी रिसेंट में ही है आपने। फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ के आ चुके हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो आपका, मैं अगर कहूँ, कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा रिलेट करता है। ठीक है। तो ये चीजें आपकी सारी की सारी पढ़ी हुई हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, एक तो हमें इसके अंदर जो पढ़ना है सिलेबस वाइज, सिलेबस हाँ, एक तो आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर आपका डेफिनेशन वाला पोर्शन। ठीक है। डेफिनेशन वाला पोर्शन कौन सा है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो क्या है। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से आ जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, या डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, व्हाट आर द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ये मैंने जी। एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैंने अभी कुछ भी आपको नहीं पढ़ाया है। हाँ जी। मैंने आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बताया है कि ये जो आपका पेपर है, थैंक यू साक्षी, ये जो आपका पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिजेंबल करता है। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पढ़ करके आ चुके हो, तो बहुत टिपिकल पेपर आपके लिए नहीं है। और पढ़ा भी आपने रिसेंट में फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो बहुत सारी चीजें आपकी वहीं से आएंगी। तो मैं बात कर रही थी सिलेबस की कि आपका इसमें आता क्या है। ठीक है। तो देखो, यहाँ जो आपको सिलेबस मेंशन हो रहा है स्क्रीन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, बट बहुत बड़ा सिलेबस इसका नहीं है। फर्स्ट जो पॉइंट है विच इज इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डेफिनेशन एंड इट्स स्कोप। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से यही आता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन करिए, या मैं कहूँ कि डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, व्हाट आर द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है। ऐसे करके आपका पहला ही क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका इसके अंदर आता है रूल ऑफ लॉ। ये आप आर्टिकल 14 में पढ़ के आ चुके हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स। जी, आवाज नहीं आ पा रही। आवाज नहीं आ पा रही? मेरे यहाँ तो सिग्नल पूरे हैं। सबको ही नहीं आ रही, या मतलब और किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है? अब आ रही है। आ रही है अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। मैम क्लियर है, बट थोड़ा हाँ, डिस्टरबेंस हो रहा है। डिस्टर्बेंस तो यार, चलिए मैं शायद नेटवर्क चेंज करके देख लेती हूँ। नो मैम, क्लियर आ रहा है वैसे तो, बाकी सबको आ रहा है तो देख लो आप। मैम आ रही है, क्लियर आ रही है, बीच में बिर हो रही थी, अभी ठीक आ रही है मैम। अच्छा, वो शायद मौसम की वजह से फ्लक्चुएट हो रहा होगा ना। हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, कि पहला क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है और इसकी ग्रोथ के रीजंस क्या है। उसके बाद आपका आता है रूल ऑफ लॉ। आप आर्टिकल 14 में पढ़ के आ चुके हो। सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है। ये मोंटेस्क्यू ने आपका दिया था सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। उसके बाद है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, और रिट्स। रिट्स आप पढ़ करके आ चुके हो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो मोस्ट प्रोबेबली आपने नहीं पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन रिट्स आपने पढ़ा है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपकी पढ़ी हुई है। ऑम्बर्ट्समैन ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ना है। लोकायुक्त इन द स्टेट ऑफ यूपी,
ये भी अलग है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब सिलेबस से थोड़ा सा अलग हट करके हम पहले ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लॉज हैं हमारे, है ना, क्रिमिनल लॉज है, सिविल लॉज हैं। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या? देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ना, ये एक्चुअली अगर मैं कहूँ कि इंडिया के अंदर नया है तो नहीं, ये नया नहीं है। इंडिया में पुराने समय में भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था। कब था? अब देखो पहले तो क्या होता था कि जो किंग होते थे ना, वो रूल करते थे, है ना, मोनार्की सिस्टम था, राजा जो कह देता था वही ठीक होता था। अब वहां पे कोई भी इफ एंड बट करने वाला नहीं था, राजा का जो न्याय था वही सर्वोपरि होता था। लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते थे, जैसे कि मनुस्मृति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। हालांकि कोई फॉर्मल सिस्टम तो नहीं था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, लेकिन इनके थ्रू, मनुस्मृति के थ्रू या अर्थशास्त्र के थ्रू या जो न्याय संहिता थी, है ना, न्याय शास्त्र था। एक्चुअली भारत के अंदर आपको पता है एंशिएंट इंडिया में, या अभी मैं कहूँ 4 वेद होते हैं हमारे, ठीक है, 6 वेदांत होते हैं। तो 6 वेदांत में के अंदर एक वेदांत होता है न्याय वेद, न्याय सिद्धांत, ठीक है। तो वहां से उन चीजों के थ्रू वो राजा गवर्न होता था। तो हालांकि कोई फॉर्मल एक सिस्टम नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, बट फिर भी उनके अंदर जो भी रूल्स मेंशन थे या जो प्रोसीजर मेंशन थे, उनको फॉलो किया जाता था बाय द किंग। ठीक है, और राजा को एक सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता था, लेकिन वो जो भी जस्टिस डिलीवर्ड करते थे वो पर्सनली करते थे, या अपने जो भी उनके रॉयल ऑफिसर्स होते थे उनके थ्रू करते थे। तो ये थी एंशिएंट इंडिया की कहानी, या मैं कहूँ प्री कॉलोनियल इंडिया की। उसके बाद आता है ब्रिटिश रूल, ठीक है, या कॉलोनियल ईरा। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, क्योंकि देखो मोनार्की सिस्टम खत्म कर दिया गया, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने शासन किया, तो वो अपने अकॉर्डिंगली किया। अपने अकॉर्डिंगली कैसे किया कि अगर आप अभी कभी हमारा लॉ देखते हो तो इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश लॉ, है ना, उस पे इंग्लिश लॉ के ऊपर हमारा जो लॉ है ज्यादातर हिस्सा उसी पे बेस्ड है। हालांकि धीरे धीरे हम अमेंडमेंट कर रहे हैं अपनी जो नीड्स है या जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है सोसाइटी की, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने अकॉर्डिंगली उसको अमेंड कर रहे हैं। बट अगर बेस की मैं बात करूं, यानी कि जो कोडिफाइड लॉ है, ये हमारा कहाँ से लिया गया है? कॉमन लॉ से या इंग्लिश लॉ से ये प्रेरित है। ठीक है, तो जब ब्रिटिश रूल आता है तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, इससे पहले मैं एक चीज आपको बताती हूँ, हालांकि आप पढ़ के आ चुके हो। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ना 3 ऑर्गन्स पढ़े थे, ठीक है, पार्लियामेंट, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये 3 ऑर्गन होते हैं किसी भी कंट्री को, स्पेशली इंडिया को रूल करने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए हुए हैं। अब पार्लियामेंट का काम क्या होता है? पार्लियामेंट का काम होता है लेजिस्लेशन बनाने का, ठीक है, एडजुडिकेशन का, एडजुडिकेट करने का मतलब जजमेंट्स प्रोनाउंस करने का, प्रेसिडेंट्स पास करने का, ठीक है। और अगर मान लो पार्लियामेंट किसी टॉपिक पे लॉ नहीं बना रही और जुडिशियरी को लगता है बनाना चाहिए, तो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू वो लॉ बनवा देती है सुप्रीम। अब लॉ बन गया, ठीक है, एडजुडिकेट भी हो गया। अब इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसे होगा? ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में भी हमारे 2 तरीके के आ जाते हैं, प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि कंट्री का एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है, और स्टेट लेवल पर गवर्नर। इसके नीचे जितने भी जो भी एग्जीक्यूटिव्स ऑफिसर्स हैं, चाहे डीएम है, एसडीएम है, मतलब वो पूरा का पूरा एक जितना भी ऑफिसर्स का एक ग्रुप है, वो सब एग्जीक्यूशन के काम में लग जाता है। यानी एग्जीक्यूटिव्स का काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ब्रिटिश एरा के अंदर क्या था, इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज जो थी उसको एस्टैब्लिश किया। ठीक है, क्यों एस्टैब्लिश किया गया? जो ये इंडियन सिविल सर्विस थी, जो कि अभी के टाइम में आईएएस है, ठीक है,
स्टैब्लिश इसलिए किया गया ताकि अंग्रेज जो भी लॉ बनाए उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको मैनेज किया जा सके। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से इन्होंने इसको बनाया। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद यानी 1947 के बाद में इंडिया ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया 1950 में, जिसको कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बना दिया। ब्रिटिशर्स के टाइम पे रूल ऑफ लॉ होता था सुप्रीम, लेकिन आफ्टर 1947 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा सुप्रीम इन्होंने बना दिया, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यानी ना तो पार्लियामेंट सुपीरियर है, ना तो जुडिशियरी सुपीरियर है, और ना ही एग्जीक्यूटिव सुपीरियर है। सुपीरियर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था कि सोवरेन अथॉरिटी कौन होता है भारत के अंदर? भारत का संविधान। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बेसिक पिलर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, मैं पढ़ा कुछ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ कहानी सुना रही हूँ आपकी कि ये है क्या, ताकि दिमाग में बैठ जाए हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पिलर्स क्या होते हैं, है ना, किस पे बेस्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पहला पिलर आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैसे होता है जी? आप आई थिंक ये वाले टर्म पहली बार सुन रहे होंगे, पर ये पहली बार नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है ना, आप पढ़ के आ चुके हो आर्टिकल 14 में, थोड़ा बहुत पढ़ा था, बहुत ज्यादा डिटेल में आपने नहीं पढ़ा है, आई नो, डिटेल में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ही पढ़ना है। ठीक है, आर्टिकल 14 में थोड़ी सी उसकी झलक मिली थी, कौन से केस में? मेनका गांधी के केस में, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस पढ़ा था आपने, पढ़ा था ना 14 में? यस मैम। है ना, पासपोर्ट वाला केस था। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा गया था आर्टिकल 14 में मेनका गांधी के केस में कि भाई जो प्रोसीडिंग है इट मस्ट बी फेयर, फेयर होनी चाहिए। अब पहले मैं आपको बताती हूँ पहले पिलर की बात, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन है। देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता क्या है पुराने समय में। ठीक है, अब दोबारा से मैं आपको एंशिएंट पीरियड में लेके जाती हूँ। पहले क्या होता था, राजा महाराजा होते थे। ठीक है, राजा महाराजा जो होते थे, जब वो डिसीजन देते थे, तो मैंने अभी आपको बताया वो किसके हिसाब से देते थे? शास्त्रों के हिसाब से और वेदों के हिसाब से डिसीजन देते थे। ठीक है, अब जब वो डिसीजन देते थे तो वेद और शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि जब भी आप किसी का डिसीजन दोगे, कोई भी अगर आप न्याय करते हो, तो जो दूसरा पक्ष है यानी कि जो अपोजिट पार्टी है वो उसको भी सुना जाना चाहिए, है ना। कभी भी जो डिसीजन है वो एक तरफा नहीं हो सकता। तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो नेचर के रूल को बेसिकली बताता है। या अगर जूरिस्प्रूडेंस की मैं बात करूं तो भाई जूरिस्प्रूडेंस में आपने एक स्कूल पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, स्कूल नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ा था ना, जहां पे डिवाइन लॉ की बात की गई थी। नेचुरल लॉ स्कूल के अंदर क्या कहा गया था कि भाई आप कोई भी लॉ बनाएं, कुछ भी बनाएं, अथॉरिटी चाहे जो भी लॉ बनाती है, बट इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नेचर, या इट मस्ट बी अ डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ मस्ट हैव द सुपीरियर अथॉरिटी ओवर द स्टैट्यूटरी लॉज, है ना। मतलब उसके अंदर डिवाइन लॉ प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि नेचुरल लॉ होना चाहिए। नेचुरल लॉ क्या होता है, यानी दैवीय लॉ क्या होता है कि भाई आप जब डिसीजन कर रहे हो तो दोनों पार्टीज को सुनो, कभी भी एक पक्ष की बात सुनकर के डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है ये कहता है कि भाई एक तो बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप डिसीजन दे रहे हैं तो यू मस्ट नॉट बी बायस, बायस ने पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप जब डिसीजन देंगे ना तो दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर। पहली चीज क्या है कि बोथ द पार्टीज मस्ट बी हर्ड, दोनों पार्टीज को सुना जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है, बोथ द पार्टीज मस्ट बी हर्ड, इसको हम बोलते हैं रूल अगेंस्ट बायस। ठीक है,
बायस नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज को आप सुनो, कोई भी पक्षपात आप यहाँ पे नहीं करोगे। कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है वो तो बाद की बात है, बट एटलीस्ट दोनों जो पार्टीज हैं वो अपना अपना पक्ष आपके सामने रखेंगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का दूसरा नियम क्या होता है, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, दिस इज द लेटेंट टर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ? इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के ही फैसले में या अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता। सुनी सुनाई बातें आपको पता है ना भैया। आपके पास अगर कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है या कोई डिस्प्यूट लेके आता है तो एक ये नेचुरल चीज है कि भाई आप उसकी भी बात सुनोगे, आप दूसरे बंदे की भी बात सुनोगे, ठीक है। अब दूसरी अगर प्रिंसिपल की मैं बात कहूँ तो सीधी सी बात है, अगर मेरा कोई डिस्प्यूट है तो ऐसा थोड़ी है मैं अपने ही केस में खुद ही जज हो जाऊंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है उसके खिलाफ ये बातें होती हैं। अब बायस जो होता है, जो रूल अगेंस्ट बायसनेस है, बायस भी बहुत सारे तरीके का होता है। कैसे होता है, पर्सनल बायस हो गया, भाई मुझे तो सामने वाला नहीं पसंद है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता वो, तो मैं उसके फेवर में क्यों डिसीजन दूं, तो ये, या मेरे कुछ और पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं उसके साथ, तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल बायस। इसके अलावा पिक्यूनियरी बायस भी हो सकता है। पिक्यूनियरी बायस क्या होता है, पिक्यूनियरी बायस होता है धन संबंधी, भाई मेरा उसमें कोई पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है, जो भी उनका डिस्प्यूट ऑफ मैटर है या जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसमें मेरा भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो सीधी सी बात है मैं तो पहले अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करूंगी, ठीक है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंटल बायस नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे करके बहुत तरीके के बायस हैं जो कि हम डिटेल में जब इस टॉपिक को कवर करेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसमें और भी चीजें आती हैं, मेन तो यहाँ पे ये दो ही चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, सॉरी, राइट अगेंस्ट बायस, और दूसरा नो वन कैन बी जज इन हिज ओन कोज। इसके अलावा स्पीकिंग ऑर्डर आता है, रीजन डिसीजन आता है। रीजन डिसीजन का क्या मतलब होता है कि जब आप डिसीजन दे रहे हैं तो इट मस्ट बी ऑन द मैरिट्स, आप उसके जो भी रीजंस हैं उनको मेंशन करेंगे। स्पीकिंग ऑर्डर आता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है। अब ये बताइए, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में? समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रही हूँ? यस मैम। यस जी मैम। मैम, जी जी। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पहला पिलर हो गया, यानी कि नेचुरल जस्टिस के बिना अगर हम ये कहें कि भाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से हटा दो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि इसका जो बेस है वो नेचुरल जस्टिस ही है। और इस नेचुरल जस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया। क्योंकि अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर जो ऑफिशियल्स हैं उनको आप पावर दे दो, ठीक है। अब एक सीधी सी बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना पावर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा, जैसे कुछ ऑफिसर्स होते हैं उनको बड़ा मतलब घमंड हो जाता है कि हाँ भाई मैं ऑफिसर हूँ, मेरे पास ये पावर है, ये पावर है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, दिस एंड दैट, ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। वहीं एक दूसरा ऑफिसर होता है जो कि पावर मिलने के बाद बहुत ही पोलाइट हो जाता है ना। उसको लगता है कि नहीं, पावर दी गई है तो आई शुड फुलफिल माई ड्यूटी, ठीक है। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन अपनी ड्यूटी को फुलफिल करेगा कौन नहीं करेगा? ऐसा हो सकता है, देयर इज अ चांस कि पावर मिलने के बाद में वो पर्सन आर्बिट्रेरी हो जाए, है ना। क्योंकि अगर आपको पावर दी जा रही है, डिस्क्रिशनरी पावर आपकी हो गई, तो आपकी मर्जी, आप चाहे जो करो। तो उस मैं हाँ, जो वो एक टर्म यूज होता है आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है। उस आर्बिट्रेरीनेस को, उस मनमानी चीज को कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पिक्चर में आया। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पहला बेस हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पिलर के ऊपर।
राइट। सेकंड पिलर इसका क्या है? सेकंड पिलर है इसका रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ क्या है? अब देखो, ब्रिटिश टाइम पे जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ब्रिटिश पीरियड में भाई क्या होता था, कैसे गवर्न होती थी चीजें? रूल ऑफ लॉ के थ्रू। ठीक है, रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस दोनों ये चलते थे, बट रूल ऑफ लॉ होता क्या है? आर्टिकल 14 में बड़े डिटेल में पढ़ के आए हो आप, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया में, अगर याद हो तो। किसने दिया रूल ऑफ लॉ? बता सकता है कोई? डाइसी मैम। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, डाइसी ने दिया रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब ये जो डाइसी थे, उन्होंने ये कहा कि भाई बात ऐसी है, देखो मोनार्की सिस्टम खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी के टाइम में क्या है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए, मतलब जो हर एक जो चीज है ना वो रूल ऑफ लॉ से गवर्न होगी। ठीक है, यानी कि विधि का कानून होगा, ना कि किसी राजा का कानून। जो लॉ बना दिया है वो सुप्रीम रहेगा और हर कोई उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, हर किसी को उस लॉ को मानना पड़ेगा, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। ठीक है, या वो किसी भी मतलब कितनी भी हाईएस्ट पोस्ट को वो होल्ड क्यों ना करता हो, हर एक व्यक्ति जो है ना वो लॉ के अंडर आएगा, लॉ हर चीज को गवर्न करेगा। यानी कि जो डाइसी थे, एवी डाइसी, का पूरा नाम मैं भूल गई, अल्बर्ट करके, चले जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। एवी डाइसी जो थे, ठीक है, इन्होंने ये कहा कि नो मैन इज अबव द लॉ। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि लॉ से ऊपर हो। अब पहली चीज इन्होंने एक्चुअली अपना जो रूल दिया था, रूल ऑफ लॉ, उसमें तीन चीजों को बेसिकली डिस्कस किया। तीन चीजें क्या थी? पहला था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब इन्होंने ये कहा कि लॉ जो है वो सुप्रीम रहेगा, लॉ की सुप्रीमेसी को प्रायोरिटी दी। सेकंड इन्होंने कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि भाई विधि के समक्ष जो है ना वो सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई किसी को प्रिविलेज नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ये भी आप अगर हमारा आर्टिकल 14 देखते हैं तो 14 में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ भी दिया हुआ है। दूसरी चीज भी हमने इनकी मानी, विच इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब जो तीसरी बात इन्होंने बोली ना वो हमारे लिए सही नहीं थी। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने क्या बोली कि जो लॉ है या प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट, ये इन्होंने तीसरी चीज बोली। आप अगर बुक देखोगे ना या किसी के भी नोट्स देखोगे तो यहाँ पे दो लाइनें लिखी हुई मिलती है। एक तो है प्रीडोमिनेंस ओवर द लीगल स्पिरिट या प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट, यानी कि जो लॉ है वो प्रीडोमिनेंट होगा, या कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, अब यहाँ ये वाला जो थर्ड वाला जो पॉइंट है ये हमने नहीं माना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को जगह दी गई है। ठीक है, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को हमने माना कि हाँ भाई ठीक है, हम लॉ जो भी लॉ बनाएंगे सब पे लागू होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ को भी हमने माना, आर्टिकल 14 की लैंग्वेज में ही आता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको भी हमने मान लिया कि हाँ ठीक है, लॉ के सामने सब समान होंगे। तीसरी बात को हमने नहीं माना जो ये कहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड या प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। ठीक है, ये वाला ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट ये कहता है कि भाई देखो बात ऐसी है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो भी किसी भी जगह का एक लोकल लॉ होता है उस तरीके से होता है। ठीक है, को इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, या लीगल स्पिरिट को हम ज्यादा डोमिनेंट मानेंगे। तो लेकिन इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया को हम सोवरेन मानते हैं, है ना, सोवरेन अथॉरिटी मानते हैं, और ये मानते हैं कि भाई जितने भी लॉज हमारे यहाँ हैं, वेदर इट इज सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ और कॉर्पोरेट लॉज और एनी अदर लॉ, ठीक है, इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो सारे लॉज अपनी पावर ले रहे हैं, चाहे इन्वायरमेंटल लॉ को ले लो, चाहे क्रिमिनल लॉ को ले लो, किसी भी लॉ को आप ले लो, उन सब को पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। हमारे कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम पावर में है।
है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है। तो इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ का ये जो थर्ड वाला पॉइंट था एवी डायसी का, ये हमने नहीं माना। इसको लेकर के हमने बोल दिया नहीं, एवी डायसी को हम नहीं मानेंगे। हालांकि इनके रूल ऑफ लॉ के कई सारे एक्सेप्शन भी हैं। एवी डायसी तो ये बोलते हैं कि भाई लॉ के सामने सब समान है, लेकिन अगर बात करूं प्रिविलेज की अगर बात की जाए स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर, तो भाई बहुत सारे लोगों को प्रिविलेज दी गई है। कैसे प्रिविलेज दी गई है? देखो, जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द सेशन, है ना, ड्यूरिंग द एंड आफ्टर एंडिंग द सेशन, ठीक है, 40 दिन से पहले यानी बिफोर 40 डेज एंड आफ्टर 40 डेज ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन, इनको सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या है? इम्यूनिटी है, ठीक है। दूसरा, कई बारी हम क्या कह देते हैं कि भाई अगर मान लो अब जैसे अभी ये रिसेंटली केस आया था, जो हाई कोर्ट के जज थे, दिल्ली हाई कोर्ट के जज है ना, उनके यहाँ से काफी सारा कैश मिला था, ठीक है। तो क्या ऐसा थोड़ी ना है कि पुलिस ने जाके उनको डायरेक्टली अरेस्ट किया? नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ही होल्ड्स अ वेरी डिग्निफाइड पोस्ट, है ना, बहुत ही डिग्निफाइड पोस्ट को होल्ड करते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, एक अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। अब वहीं इनकी जगह अगर कोई आम आदमी होता, उसके यहाँ से इतना कैश मिल जाता तो 2 मिनट में एफआईआर हो जाती। तो यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, लेकिन उसके कुछ सॉरी उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कुछ जगह इम्यूनिटी दी गई है। अगर तीसरा अगर हम एक्सेप्शन लें, तो जैसे सपोज जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनको अलग पावर दी गई है, उनको वो पावर दी गई है जो कि एक नॉर्मल पर्सन को नहीं दी गई है, एक लेमैन को वो पावर्स नहीं दी गई। अरेस्ट की पावर है, और भी बहुत सारी पावर्स होती हैं। वो सिविल केसेस में भी अरेस्ट कर सकते हैं, हालांकि प्राइवेट पर्सन को केवल क्रिमिनल केस में अरेस्ट की पावर अगर उसको लगता है तो, ठीक है। तो ऐसे करके प्रिविलेजेस दी गई है, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को प्रिविलेजेस दी गई है। तो लॉ जो है हर किसी के ऊपर इक्वालिटी नहीं रख सकता है, बल्कि जहां पे इम्यूनिटी देनी है या जहां पे प्रिविलेज देनी है, वहां पे वो इम्यूनिटी और प्रिविलेज एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रिंसिपल, या मैं कहूँ सेकंड पिलर, दैट इज रूल ऑफ लॉ। समझ में आ गया? क्लियर है? यस मैम। चलिए, उसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड पिलर पर, ठीक है। थर्ड क्या कहता है? थर्ड है जी हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया? ये दिया मोंटेस्क्यू ने। ये आपने जूरिस में, आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं था, चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं जो कि अभी मैंने आपको बताए, विच इज जुडिशियरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों जो है ना एक दूसरे से अलग रहेंगे, है ना, सेपरेट पावर होंगी, एक दूसरे की पावर को ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। जुडिशियरी अपना काम करेगी, लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा, ठीक है। तीनों एक दूसरे के इस वर्क प्लेस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये सिद्धांत दिया मोंटेस्क्यू ने। अगर हम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50, ठीक है, आर्टिकल 50 ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 50 के अंदर दिया हुआ है कि जुडिशियरी जो है एग्जीक्यूटिव से अलग रहेगी। अब देखो, इंडिया के अंदर जो है ना, हमने मान लिया कि ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करते हैं, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सर्टेन एक्सटेंट कैसे? हमारे यहाँ पे एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। कैसे नहीं है? देखो समझाती हूँ। लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेजिस्लेचर अपना काम करता है, राइट, यानी कि अपना काम क्या करता है? लेजिस्लेट करने का काम करता है, ठीक है। वहीं पे जो जुडिशियरी है वो क्या काम करती है? वो एडजुडिकेट करने का काम करती है।
और एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है, वो जो भी एडजुडिकेशन और लॉज है, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। अब पार्लियामेंट ने अपना काम किया, कोई भी लॉ लेजिस्लेट किया। अब यहाँ पे जुडिशियरी जो है वो दखल अंदाजी कर सकती है, यानी कि लेजिस्लेचर के फील्ड में इंक्रोचमेंट कर सकती है। अब जुडिशियरी क्यों कर सकती है, ठीक है, देखो जुडिशियरी, हालांकि इस पे एक बहुत लंबी चौड़ी अब डिबेट चल रही है कि भाई जुडिशियरी जो है ना अपना जो जुरिस्डिक्शन है वो लगातार एक्सपेंड करती जा रही है, मतलब पार्लियामेंट के मैटर्स में ज्यादा दखल अंदाजी करने लगी है, ठीक है। जबकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते हैं तो वहां पे सीधे लिखा हुआ है कि जुरिस्डिक्शन कौन एक्सपेंड कर सकता है, पार्लियामेंट की पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सपेंड कर सकती है, बट कर्टेल नहीं कर सकती, उसको घटा नहीं सकती है, बढ़ा सकती है। यहाँ इंडिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के मैटर में दखल दे सकती है। अब वो क्यों दखल अंदाजी कर सकती है, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को हम क्या मानते हैं, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन नो डाउट सोवरेन अथॉरिटी है, हर एक चीज उसी के अकॉर्डिंगली चलती है, बट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इट इज कॉल्ड एज अ गार्जियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है कि भाई उसकी बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ना हो, उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, उसके साथ खिलवाड़ ना हो। क्यों रखा गया, ये भी बड़ा सोच समझ के बनाया गया कि भाई जुडिशियरी को गार्जियन बनाया जाए। क्यों बनाया गया, आप अगर थोड़ा सा सोच के देखो, पार्लियामेंट में जो लोकसभा है हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है ना, इलेक्शंस होते हैं, दूसरी लोकसभा आ जाती है। राज्यसभा जो है, राज्यसभा के भी जो 1/3 मेंबर्स होते हैं हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। तो पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है या वहां के जो मेंबर्स हैं वो हर 5 साल में चेंज होते रहते हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती रहती हैं। तो अब वो इतना ज्यादा अगर चेंजिंग डायमेंशन आएगा तो उनकी सोच में भी डिफरेंस होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये डर था कि पार्लियामेंट के पास क्योंकि लेजिस्लेट करने की पावर है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाइड कर सकती है, उसके अंदर अमेंडमेंट कर करके ऐसा हो सकता है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दे, अपनी पार्टी के हिसाब से कर ले, अपने अकॉर्डिंगली उसको कर ले, इसलिए जुडिशियरी को रखा गया। अब अगर मान लो लेजिस्लेचर कोई भी लॉ पास करता है तो जुडिशियरी उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, किस बेस पे, अगर जुडिशियरी को ये लगता है कि जो लॉ पास किया गया है, ठीक है, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, जो भी फंडामेंटल कोर्स है, फंडामेंटल राइट्स है, अगर ये उनको वायलेट कर रहा है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्राडिक्शन में जा रहा है तो जुडिशियरी जो है उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और उस लॉ को वैलिड या इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। इसका सीधा सा एग्जांपल है आईपीसी, अगर आपने पढ़ी थी तो आईपीसी का सेक्शन था 303, ठीक है, वो जो मिट्ठू सिंह के केस से आया था, उस सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अभी रिसेंटली में बाइगेमी को किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसको उसका रिव्यू कर सकती है कि क्या ये लॉ ठीक है और क्या ये लॉ ठीक नहीं है। इसके साथ ही वो एग्जीक्यूटिव को भी डांट लगा सकते हैं कि आप ठीक से लॉज को इम्प्लीमेंट करिए। इसके अलावा अगर मान लो उसको लगता है जुडिशियरी को कि भाई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बनना चाहिए था और नहीं बना है, तो वो अपने प्रेसिडेंट्स के थ्रू गाइडलाइंस इशू करके नए लॉ को भी बना सकती है। तो इस तरीके से जुडिशियरी की पावर कुछ ज्यादा है ना, यानी कि इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर तो है लेकिन एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। और देखो ये एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आर्बिट्रेरीनेस की जो प्रवृत्ति है वो प्रिवेल कर सकती है। अब ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, यस मैम। है ना। अच्छा, अब ये 3 पिलर्स हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, ठीक है। अब भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है? सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू। कैसे होता है कि भाई
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चलो सीधे शब्दों में रिट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू, है ना, हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में रिट्स इशू करने की पावर है और 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने की पावर है। टोटल 5 तरीके की रिट होती है, आप सबको पता है, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्च्योराई और क्यू वारंटो। ठीक है, तो रिट्स को रिट इशू करके इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्या मतलब होता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि जहां पे पार्लियामेंट को ये लगता है कि नहीं भाई बहुत सारा काम हो रहा है, हमसे नहीं संभल रहा है, तो वो कुछ पावर को, या कुछ अगर टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर होता है, जैसे एआई से रिलेटेड कोई लॉ हो गया वो हमें बनाना है, या स्पेस से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, या साइंस से रिलेटेड बनाना है, तो एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करती है, कुछ पावर्स को डेलीगेट कर देती है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को कह देती है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए, तो इसको हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स या रेगुलेटरी बॉडीज को इम्प्लीमेंटेशन और लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए दे दिया जाता है, जैसे आपका आरबीआई हो गया जो कि बैंकिंग को रेगुलेट करता है ना, सेबी हो गया, ट्राई हो गया जो कि टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करता है। तो ऐसे एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कोर्ट को लगता है कि किसी भी लॉ की लीगैलिटी या इलीगैलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जुडिशियल रिव्यू करते हैं। जुडिशियल रिव्यू करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया हुआ है, कुछ ट्रिब्यूनल सेटअप किए हुए हैं। ट्रिब्यूनल जैसे आपका कैट हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एनजीटी हो गया, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेट हो गया, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल। इसके अलावा सर्विस मैटर से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स होते हैं, है ना। तो हमने क्या किया हुआ है, इन ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया गया है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। यानी कि अगर सीधे सीधे शब्दों में बात की जाए कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, तो अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मोटे मोटे तौर पर कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऐसा लॉ होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की जो हैं उनकी पावर्स को रेगुलेट करने का काम करता है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। आया? यस मैम। है ना। तो अब जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम सीधे, वैसे तो सिलेबस आपका ये कहता है कि मैं आपको सीधे सीधे पढ़ाऊं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, दिस दैट ये, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ही करवाऊंगी। क्यों करवाऊंगी? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब ये बताओ क्या ऐसा कुछ है जो आपने नहीं पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन में? इसके अंदर एक्सेप्ट लोकपाल एंड लोकायुक्त, तो लोकपाल भी आपको पता ही है, ठीक है। लोकपाल क्या होता है? आपने अन्ना हजारे वाले मूवमेंट से आप जान ही गए होंगे, है ना भाई, जो करप्शन के मैटर्स को डील करे। लोकपाल होता है, स्टेट में अलग होता है और सेंटर में अलग होता है, ठीक है। तो वो एक अलग टॉपिक हो गया। हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल भी आप पढ़ के आ चुके हो। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपको ये सब्जेक्ट कुछ नया लग रहा है? नहीं मैम, जाना पहचाना लग रहा है ना, जाना पहचाना लग रहा है ना। जाना पहचाना लग रहा है तो उसको पढ़ने में भी मजा आएगा। और नेक्स्ट वाली क्लास से मैं इसका आपको पूरा पर्टिकुलर टॉपिक वाइज इसको पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज मैंने मैम आपको बुक इसका कौन सी लेनी है? मैम बुक कौन सी लेनी है? हाँ, बुक इसकी उपाध्याय की आती है, JJR उपाध्याय, आप वो ले लो। सॉरी मैम, कैन यू प्लीज रिपीट? JJR उपाध्याय। मैम वो तो बहुत ज्यादा डिटेल में है, बहुत ज्यादा डिटेल में है। मैंने ली उसमें तो आप टिक मरवा दो जो पढ़ने वाले टॉपिक है बस।
वो तो पढ़ जाएंगे तो पूरा 2-3 महीने निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो डिटेल में है। देखो सुनो, आप ना केवल ऐसा है, अभी तो आप उससे कुछ मत पढ़ना, ठीक है? जी, जब जी। मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, टॉपिक वाइज जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, केवल उस टॉपिक को आप बाद में बुक से रेफर कर लेना। जो भी मैं केस लॉ बताऊं केवल उतने देख लेना, क्योंकि इतने केस लॉ भरे पड़े हैं दुनिया भर के। इतने सारे हमें नहीं पढ़ने। जो मेन केस लॉज हैं, या मैं कहूँ कि जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, केवल हमें वो पढ़ने हैं, और जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं बस उतना कवर करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। राइट मैम, राइट मैम। ठीक है ना? तो जैसे जैसे मैं टॉपिक आपको पढ़ाती जाऊंगी, उसी दिन केवल आप बुक देख के और वैसे वैसे ही करते जाओ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि टॉपिक के अंदर से मैं भी छोड़ूंगी, वो इररिलेवेंट है, आपके लिए उनकी रेलेवेंसी नहीं है। क्योंकि आप सोचो, अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आप बुक से पढ़ने लग जाओ ना, तो कम से भी कम बस 20 दिन लग जाएंगे उसको पूरा करने में। इतने केस लॉज और इतनी सारी चीजें दी गई हैं, तो इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है? और इतना डिटेल में कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में, इवन दो जुडिशियरी में भी नहीं आता है। जितना मैं कराऊंगी उतना ही सफिशिएंट है। ये ठीक मैम है? बुक लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? देखो, बुक लेने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, बट ले लो तो ठीक है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देख लेना। ये मैडम जो JJR उपाध्याय बताया, ये आपके जो रिकमेंडेड बुक्स आते हैं उसकी लिस्ट में तो नहीं है ये? अरे वो तो ऐसा है ना, रिकमेंडेड जो आपकी जो लिस्ट आई होगी ना आपके पास, वो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स की आई होंगी, ठीक है? वो इतना ज्यादा उनके अंदर मैटर होता है कि वो आप पढ़ नहीं पाओगे। आप उपाध्याय की ही बुक अगर उठा लोगे तो वो भी बहुत मोटी है, तो इतना हमें नहीं पढ़ना है। मैम, books also available in library, हाँ, so लाइब्रेरी we में can enroll. आप Yes. वहां से इशू करवा सकते हो, बिल्कुल, हाँ, yes. है ना? So no या need आप to नोट्स buy. रेफर कर लेना, जो भी रिलायबल के नोट्स होंगे, अगर उसमें कुछ अपडेशन होगा तो मैं सर से बोल के मंगवा लूंगी, मैं खुद अपडेट कर दूंगी उनको, ठीक है? मैडम ये कॉलेज में मैम। लाइब्रेरी है क्या? हम तो कभी गए नहीं, देखा ही नहीं हमने। आप कभी गए नहीं? है कॉलेज में लाइब्रेरी। ओके Yes, library है और available भी है जी books. हाँ, बुक्स भी अवेलेबल है, लाइब्रेरी है। आपको अगर कभी